वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। ये लेक्चर आपका पीआईएल के सब्जेक्ट पर है, जिसके अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट जो है उसको खोल कर रखेंगे मेरे सामने अभी, ठीक है ना। उसके अलावा उससे पहले हम बात करेंगे लीगल सर्विसेज की, जो प्रोवाइड की जाती है कुछ लोगों को, सबको नहीं। यहाँ पर लीगल सर्विस का मतलब है फ्री लीगल एड से, ठीक है ना। तो कैसे दी जाएगी, किसको दी जाएगी, कौन एंटाइटल्ड है, उसके सबके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको आर्टिकल 39 कैपिटल ए मिल जाएगा, जिसके अंदर स्टेट को बाउंड किया है कि वो फ्री लीगल एड मुहैया करवाने के प्रयास करेगा, ठीक है ना। अब वहां से पावर लेकर हमने द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट सीपीसी सीआरपीसी के अंदर भी प्रावधान रखे हैं, ठीक है। सीपीसी के अंदर अगर हम बात करें तो ऑर्डर नंबर पढ़ लीजिए आप 33। इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो 1000 रुपए से ऊपर की कोई उसकी आमदनी नहीं है, या फिर वो सेक्शन 60 सीपीसी के अंदर जो लिस्ट बनी हुई है उन सामानों को छोड़कर दूसरी जो प्रॉपर्टी बच गई उससे वो 1000 रुपए तक की भी वैल्यू नहीं रखता है, या फिर वो कोर्ट फीस नहीं दे सकता है, तो उसको हम इंडिजेंट पर्सन मानते हैं। तो इंडियन पर्सन जब सूट फाइल करता है तो वो जो है उसको लीगल एड मुहैया करवाई जाती है। तो इसके लिए आप ऑर्डर 33 पढ़ेंगे, और जैसा मैंने कहा सेक्शन 60 पढ़ लोगे, और अगर अपील कर रहे हैं एज इंडिजेंट तो ऑर्डर 44 भी आप पढ़ लोगे। ऑर्डर 44 आप सीधा ना पढ़ें, ऑर्डर 33 पढ़ें पहले, और ऑर्डर 33 भी आप सीधा ना पढ़ें, पहले सेक्शन 60 पढ़ लें, ठीक है ना। तो पहले सेक्शन 60 पढ़ना है, फिर ऑर्डर 33 पढ़ना है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑर्डर 44 के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है ना। जब भी आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में सूट फाइल करते हैं या फिर आप अपील फाइल करते हैं, तो आपको साथ में इंडिजेंट पर्सन के बाबत आपको वो सूट फाइल या अपील फाइल करने की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो साथ में आपको एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है, ठीक है ना। और साथ में ही आप उस एप्लीकेशन के अंदर ये बताओगे कि आपको क्यों एज इंडिजेंट पर्सन सूट या अपील फाइल करने की लिए अलाउ किया जाए। साथ में आप एक एफिडेविट लगाते हैं अलोंग विद लिस्ट ऑफ योर ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर हम सब्जेक्ट मैटर उस प्रॉपर्टी का जिसके लिए आप सूट फाइल करने आए हैं, अपील फाइल करने आए हैं, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वो सब के सब आप बताओगे अलोंग विद देयर प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ना। खरीदा था तो हो सकता है कि वो 2 रुपए की होगी, आज हो सकता है उसकी कीमत लाखों में हो सकता है, इसलिए तो आप लिस्ट बनाओगे, साथ में उसका एफिडेविट भी लगाकर दोगे, ठीक है ना। एप्लीकेशन का एफिडेविट लगता है वो अलग है, उस लिस्ट के लिए लगता है वो अलग है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑर्डर 33 और 44 के अंदर आप जाते हैं। अगर आप एज इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 में आए थे और आप सूट हार जाते हैं, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप अपील भी एज इंडिजेंट ही जाओ, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन व्यक्ति की बदलती रहती है। आज आप गरीब हैं और आप सूट फाइल कर रहे हैं एज इंडिजेंट पर्सन, इसका मतलब हो सकता है कि कल को आप जो है अमीर हो जाएं, कल को आप इतना तो कमाएं कि आप जो है अपना काम निकाल सकते हैं आराम से। तो अब जब अगर आप सूट हार भी जाते हो तो 44 में अपील करने के लिए आपको एज इंडिजेंट पर्सन हम अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे ही आपने मेरे खिलाफ सूट फाइल किया, मैं डिफेंडेंट हूं, ठीक है ना। आप इंडिजेंट पर्सन के रूप में आए थे, लेकिन आपने जो सूट फाइल किया था उसमें जो डिग्री पास हुई है वो आपके फेवर में हुई है, मेरे अगेंस्ट में हुई है। यू आर प्लेंटिफ, आई एम डिफेंडेंट। अब मैं उसके खिलाफ अपील करूंगा, तो अपील करते समय जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बदल गई। आप तो अमीर हो गए, मैं गरीब हो गया। तो अब मैं भले डिफेंडेंट के रूप में वहां पर खड़ा था सूट के अंदर और मैं इंडिजेंट पर्सन नहीं था, लेकिन अब अपील के लिए मैं इंडिजेंट पर्सन हो चुका हूं, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। तो अब अपील में अगर मैं आऊंगा तो एज इंडिजेंट पर्सन ही आऊंगा, ठीक है ना। तो ये प्रोविजंस वहां पे दिए हुए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। 304 सीआरपीसी में भी ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं। हाई कोर्ट रूल बना सकता है अलोंग विद स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगा, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर रूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हाई कोर्ट रूल्स भी आपको मिल जाएंगे, उसमें भी दिया हुआ है। और द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, इसके अंदर सेक्शन नंबर 12 है, वो बताता है क्राइटेरिया कि हम किन किन व्यक्तियों को ही लीगल एड मुहैया करवाने के लिए
एलिजिबल मानते हैं। अब यहाँ पर लीगल एड कौन दे रहा है? देखो सीपीसी सीआरपीसी में तो हाई कोर्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कौन दे रहा है? यहाँ पर जो लीगल एड दे रहा है वो है हमारे अथॉरिटीज एंड कमिटीज जो बने हुए हैं, ठीक है ना। हमारे सेंट्रल अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, और ऐसे ही 3 तरह की कमिटीज होती हैं, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी और तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी। इनका काम क्या है? इनका काम है उन व्यक्तियों को फ्री लीगल एड मुहैया करवाना जो कि कोर्ट में आकर केस लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो वकील अपॉइंट कर सके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो जो है कोर्ट फीस भर सकें, या कोई दूसरे रीजन जो वो बताते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये अथॉरिटीज या कमिटीज जो हैं ये लीगल सर्विस एड के तहत एडवोकेट अपॉइंट करवाती हैं। तो इनके पास ऑलरेडी पैनल तैयार होता है एडवोकेट्स का। ये भी क्या करते हैं, टाइम टाइम पर अपने यहाँ पर 1 साल के लिए एडवोकेट्स का पैनल तैयार करती हैं। एप्लीकेशन मांगी जाती हैं एडवोकेट से जो इस यहाँ पर बनना चाहता है उनका एडवोकेट। फिर होता क्या है कि ये जो एडवोकेट अपॉइंट करवाती हैं तो उस केस के अंदर फीस वकील साहब को वो पार्टी नहीं देगी, ये लोग देते हैं, और इनका अमाउंट फिक्स होता है कि इस केस में इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, ठीक है। कोई डील नहीं होती है वकील साहब से कि इसमें आप कितना दोगे कितना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स अमाउंट है क्योंकि स्टेट की तरफ से होता है तो ये फिक्स होता है, ठीक है ना। और सेक्शन 12 में क्राइटेरिया दिया हुआ है कि हम किस किस को देंगे, जैसे कि SC ST के हैं या वुमन हैं, ठीक है ना, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है जिसकी जो इनकम है सालाना 1.25 लाख रुपए से कम है, ये सब दिए हुए उसके अंदर, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं अथॉरिटीज़ की या कमिटीज़ की, तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब क्या है। तो सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका आपने अखबारों में खूब नाम सुना होगा, टीवी में आता रहता है, शॉर्ट में बोलते हैं हम नालसा, ठीक है ना। ऐसे ही स्टेट का है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो यहाँ पर स्टेट का नाम आ जाएगा। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, शॉर्ट में बोलते हैं हम रालसा, ठीक है ना। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी होती है। तो इनका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सेक्शन 3, 6 एंड 9 में दिया हुआ है। सेक्शन 3 का पढ़ा याद कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है ना। तो वैसे ही 3, 6, 9 इनमें एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है इन तीनों अथॉरिटीज का। और एक एक सेक्शन जोड़ दो तो इनके फंक्शंस भी आपको सेक्शन वाइज याद हो जाएंगे, सेक्शन 4, 7 एंड 10, ठीक है। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन 3, 6, 9 आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपने निकाल लिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो सेक्शन 3 के अंदर हम पढ़ेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश दिस लीगल सर्विस अथॉरिटी, सेंट्रल वाला, ठीक है। ऐसे ही आप सेक्शन 6 निकालेंगे। अच्छा, उसके अंदर कौन कौन बनेगा कौन कौन नहीं बनेगा, अगर मैं यहाँ पर आपको डिटेल में ना भी समझाऊं तो वहाँ पर आप पढ़ते समझ सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इजी है कि सेंट्रल अथॉरिटी की किस किस तरह की बनेगी। तो लिखा हुआ है कि चीफ जज इंडिया का जो है वो उसमें होगा, और वहाँ पर सर्विंग या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज भी वहाँ पर होगा, उसके अलावा दूसरे मेंबर्स भी उसके अंदर होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर जो है वहाँ पर भी चीफ जज जो हाई कोर्ट का है वो बनेगा, उसके अलावा सर्विंग या रिटायर्ड जज जो हाई कोर्ट का है वो वहाँ पे उसमें होता है, और दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट कमेटी को एस्टैब्लिश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नालसा को एस्टैब्लिश करती है। डिस्ट्रिक्ट वाली कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट वाली को भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट दो ही होती है ना अपनी, सेंट्रल या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। और इनके फंक्शंस क्या हैं तो सेक्शन 4, 7, 10 में दिए हुए हैं। तो हम इसको जैसे एक बार कुछ देख लेते हैं, जैसे कि लीगल सर्विस मुहैया करवाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स पॉलिसीज को एस्टैब्लिश करना, उसके अलावा फंड इनको कितना कितना जाना है वो भी सेंट्रल अथॉरिटी ही तय करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस लीगल एड के लिए बनाने का काम इनका मेनली होता है फंक्शन के अंदर। तो आप एक बार सिंपली पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको कॉम्प्लेक्स लगे या आपको समझ में ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1 या 2 बार रीडिंग मारोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा कमिटीज। तो 3 तरह की अथॉरिटी है, तो 3 ही तरह की हमारे यहाँ कमेटी भी है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुक लेवल पर लीगल सर्विस कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट की हुई है। सेक्शन 3A, 8A और 11A रिस्पेक्टिवली इनका दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को कौन एस्टैब्लिश करेगा? तो सेंट्रल अथॉरिटी, ये ना कि गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की एस्टैब्लिशमेंट करती है। सेक्शन 3A के अंदर आपको दिया हुआ है, और उसके अंदर बैठेगा कौन कौन, तो दिया हुआ है सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ना कि रिटायर्ड,
ठीक है, और उसके अलावा दूसरे मेंबर्स भी उसके अंदर हो सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 8A आप निकाल लीजिए हाई कोर्ट का, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि स्टेट अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट करती है, ठीक है ना। और अगर हम 11A देखें तो उसके अंदर भी स्टेट अथॉरिटी ही ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी का भी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट करेगी और उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट करेगी और स्टेट अथॉरिटी हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट करेगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट ही, क्योंकि जो गवर्नमेंट चल रही है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट काम कर रही है और यहाँ पर अथॉरिटी काम कर रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर रही है और अथॉरिटीज इनको अपॉइंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कर दिया और इन अथॉरिटीज ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी को एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है ना। तो यही है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं है। तो हमने जब बात की है अथॉरिटीज की, कमिटीज की, तो 3 ही तरह के हमारे फंड भी होते हैं। 3 तरह की अथॉरिटी है, 3 तरह की कमेटी है, तो 3 ही तरह के फंड हैं। सेक्शन 15, 16, 17 लगातार है। नेशनल फंड, स्टेट फंड और डिस्ट्रिक्ट फंड। पूरा नाम बोलते हैं नेशनल लीगल एड फंड, स्टेट लीगल एड फंड और डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड, ठीक है ना। और इनका ऑडिट भी होता है। तो ऑडिट करने कौन आएगा? तो ऑडिट के लिए इसमें लिखा हुआ है कि ऑडिटिंग जो होती है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो करता है। मतलब खुद तो आने से रहा है ना, तो उसके अंडर में जो उसके ऑफिस में काम करते हैं लोग वो आते हैं, ठीक है। और उसके प्रोविजन कहाँ दिए हुए हैं? 148 आर्टिकल, ठीक है, 148 से 151 वहाँ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में कहाँ दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 14 होना चाहिए। मेरे को 14 याद आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 18 है, ओके। ठीक है। फंड कहाँ से आएगा? तो फंड कोई भी व्यक्ति दे सकता है या फिर कोर्ट के जजमेंट से आ सकते हैं। कोर्ट के जजमेंट से कैसे आएगा? कोर्ट के जजमेंट से ऐसे कि आपके मेरे बीच में केस चल रहा था और कोर्ट ने आपके ऊपर कोर्ट लगा दी कि क्या फालतू केस लेके आए हो आप, है ना, फर्जी केस लेके आ गए, तो क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट लगाई जाए। अब ये कोर्ट जो है, कोर्ट चाहे तो इन फंड्स के अंदर किसी में भी एक फंड में जमा कराने के ऑर्डर दे सकता है। जो भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है तो इसमें नेशनल फंड में जमा कराने का ऑर्डर देगा, हाई कोर्ट है तो इसमें जमा कराने के ऑर्डर देगा, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड में जमा कराने के ऑर्डर दे सकता है, जरूरी नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि वो जो वहाँ पर बार एसोसिएशन होती है हर कोर्ट की, तो उनके अंदर भी कोस्ट का अमाउंट जमा कराने को कह सकता है। तो कोस्ट किसके नाम जमा करवानी है वो कोर्ट तय करता है, ठीक है ना। या हो सकता है कि वो कह दे कि किसी एनजीओ को करा दो भाई, तो एनजीओ को भी हो सकती है, जैसा कोर्ट ऑर्डर करे। और कोर्ट के ऑर्डर के पालना न करना वो कोर्ट की अवमानना में आता है, ठीक है। तो यू कैन बी लायबल फॉर कंटेम्प्ट इफ यू डोंट फॉलो दिस, ओके। और कैसे आएगा इसके अंदर? तो गवर्नमेंट भी इसके अंदर, सॉरी अथॉरिटीज भी इसके अंदर फंड के अंदर अपना योगदान देती है, ठीक है ना। तो इस तरह से फंड आता है। फंड जाएगा किस लिए? भाई लीगल एड के लिए जाएगा, और तो कोई काम ही नहीं है इसके अंदर। जो एडवोकेट अपॉइंट हुए हैं उनको फीस कहाँ से जाएगी? वो फीस इस फंड से ही जाती है, ठीक है ना। अगर मैं स्टेट लीगल अथॉरिटी के, या अगर मैं बना हुआ हूँ एडवोकेट पैनल में, तो मेरे को स्टेट फंड से ही अमाउंट निकलेगा किसी केस के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे इसमें है वो है लोक अदालत का। तो लोक अदालत आपने खूब नाम सुना होगा। 2 तरह की होती है, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी कौन सी होती है? टेम्पररी जो टाइम पे लगती है। जनरली नेशनल लोक अदालत का गठन किया जाता है जो टाइम पे होता है, ठीक है ना। तो इसका कैलेंडर फिक्स होता है और इसको कंडक्ट करवाता कौन है? करवाता है सेंट्रल अथॉरिटी। अब ये सब बातें जो आपको बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, ये आपके बैलेट में लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, ठीक है ना। एस्टैब्लिशमेंट टेम्पररी लोक अदालत का होता है सेक्शन 19 के अंदर, और परमानेंट का होता है 22 कैपिटल बी के अंदर। परमानेंट लोक अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है, ठीक है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है। वहां पर स्थायी लोक अदालत का गठन किया हुआ है। लोक अदालत में मैटर आएंगे कौन से और कहां से आएंगे? आपको ये लगता है, वी आर पार्टीज, हमें लगता है कि हमारा मैटर ऐसा है जो हम कोर्ट के अलावा लोक अदालत के अंदर ही डिसाइड करवा सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो प्रोसीजर लंबा होगा, कोर्ट फीस भी भरनी पड़ेगी, बहुत लंबी होती है और प्रोसीजर बहुत टेक्निकल भरा होता है। लेकिन लोक अदालत में इतना नहीं होता है, तो हम चाहते हैं कि हम लोक अदालत में ही सोल्व करवा लें। तो ठीक है, जाओ करवा लो लोक अदालत के अंदर। दूसरा तरीका क्या है? हमारा मैटर कोर्ट में लगा हुआ था, ठीक है, हमारा मैटर कोर्ट में लगा हुआ है। अब कोर्ट को ये लगता है कि ये मैटर जो है अगली जो लोक अदालत आएगी, नेशनल लोक अदालत, जो 4 दिन बाद में आएगी, 10 दिन बाद में आएगी, और कोर्ट को लगता है कि ये मैटर वहां सोल्व हो सकता है, तो फिर वो दोनों पार्टीज को
बुलाएगी, उनकी सुनवाई करेगी, क्यों ना इस मैटर को नेशनल लोक अदालत में भेज दिया जाए। तो फिर वहाँ पर उसको वहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर वहाँ पर जो भी फैसला होता है, क्योंकि आप फिर वहाँ जाओगे, फिर वहाँ पर फैसला होगा, वहाँ भी सुनवाई होती है, ठीक है ना। फिर वहाँ पर जो भी फाइनल जजमेंट निकलता है, वो जजमेंट तो निकल जाएगा, लेकिन उसकी एक रिपोर्ट बनकर वापस कोर्ट में आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मैटर रिफर किया गया था, ठीक है ना, इसलिए वापस रिपोर्ट यहाँ आएगी। लेकिन जो मैटर सीधे ही वहाँ लोक अदालत में जाते हैं, जैसे आप और मैं सीधे लोक अदालत में चले गए, कोर्ट में नहीं गए, सीधे वहीं चले गए, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में ही, तो अब इसकी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं जाएगी, क्योंकि हम कोर्ट के थ्रू नहीं जा रहे, हम सीधे जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज टेम्परेरी एंड परमानेंट लोक अदालत। और इसका कॉग्निजेंस की हम बात कर लेते हैं। कॉग्निजेंस टेम्परेरी लोक अदालत जो है सेक्शन 20 के अंदर लेती है, और 22 कैपिटल C के अंदर कॉग्निजेंस लेती है परमानेंट लोक अदालत, ठीक है। इसके अंदर व्यक्ति कौन कौन बैठते हैं वो आप सेक्शन 19 और 22B के अंदर पढ़ लेंगे, कोई इतना हार्ड काम नहीं है, बहुत ईजी सा है, एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। पावर की बात करते हैं। पावर चाहे टेम्परेरी लोक अदालत हो या परमानेंट लोक अदालत हो, इनकी पावर सेक्शन 20 के अंदर दी हुई है, और अवार्ड पास होता है 21 के अंदर। देखिए, अवार्ड और डिक्री में फर्क होता है। डिक्री जो है वो सिविल कोर्ट की होती है, अवार्ड भी डिक्री की तरह होता है, लेकिन डिक्री नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि लोक अदालत जो होती है वो हमारी सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है ना, इसलिए सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, खुद सिविल कोर्ट नहीं है। अगर ये सिविल कोर्ट ही होती तो इसने जो फाइनली इसने जो ऑर्डर बना के डिक्री पास की तो उसको हम डिक्री कहेंगे, लेकिन ये सिविल कोर्ट की तरह काम करती है, इसलिए हम इसको जो है सिविल कोर्ट तो नहीं कहेंगे, और ये जो फाइनल जजमेंट देगा इसको हम डिक्री नहीं कहेंगे, क्योंकि डिक्री वर्ड इज यूज्ड फॉर सिविल कोर्ट। और इस तरह के जो होते हैं लोक अदालत होते हैं या फिर ट्रिब्यूनल्स बने हुए होते हैं, तो उनके जजमेंट के बाद में जो फाइनल आउटकम निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, उसके बाद में जो ऑर्डर पास होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं। तो जितने भी हमारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, चाहे वो मोटर व्हीकल का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग हो, ठीक है ना, कोई सा भी हो, या एजुकेशन का हो, ठीक है ना, ये सब अवार्ड पास करते हैं। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.